नमस्कार दोस्तों, मैं मनुष्य शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 1 जनवरी 2025 और ये हमारा पहला वीडियो है यहाँ पर। और आज ही के दिन ये वैकेंसी भी ओपन हो गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 1 जनवरी से, है ना। 1 जनवरी 2025 और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। मैं जिस और देखिए जरा जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो सीबीएसई के द्वारा ही है। अब इससे रिलेट कर पाएंगे कई सारे हमारे 10th और 12th के बच्चे, क्योंकि ये वर्ड उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है अभी तो फिलहाल। और देखिए पूरी तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये सीबीएसई में, है ना। दो पोस्ट के लिए है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और हमारे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो नया तोहफा नए साल का इस वैकेंसी में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ फिर से। 2025 का ये आगाज़ है ना, आपके लिए वैकेंसीज का। और वादा करता हूँ पूरे साल भर आपको धमाधम वैकेंसीज बताता रहूँगा। आप बस तैयार रहे। क्या है कि अपॉर्चुनिटी एक दिन दरवाज़ा खटखटाएगी और जब आप दरवाज़ा खोलें तो वो आपसे पूछेगी भाई आप तैयार हो, नहीं हो तो बस ठीक है, फिर वो वापस चली जाएगी। और अगर आप तैयार हैं तो बस ठीक है, आप पकड़ लेंगे उसको, है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात, है ना। कुछ और मत सोचने लगना। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 200, है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। आ जाइए, सारी गंदी चीज़ें ना छोड़ दीजिए आज ही के दिन, है ना। सारी गंदी चीज़ें अगर आप कुछ भी इधर उधर का सोचते हैं, देखिए सब के सब परेशान तो होते ही हैं अपने जीवन में। क्या होता है देखिए, आज के दिन ना आप देखोगे कि सारे ऐरे गहरे जितने नत्थु खैरे सब बिल्कुल लड़के लपाटे सब लगे होंगे, बिल्कुल मस्त एंजॉय कर रहे हैं आज का दिन, है ना। सब एंजॉय करेंगे, लेकिन कल से फिर ये इसी साल को गाली देना शुरू कर देंगे। धीरे 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 अपनी जिंदगी में वापस बैक आएंगे ना। जब वापस आएंगे तो फिर ये गाली देना शुरू करेंगे, शुरू हो जाएगी वही माया वापस से। आप ऐसे ना बने। कई लोग बड़ी बड़ी कस्में खा लेंगे इस नए साल में कि हम ये करने वाले हैं, और बिल्कुल जनवरी के देखना 10 दिन तक करेंगे, उसके बाद वो ढैं हो जाएंगे पूरे के पूरे। मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, आज उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डिसिप्लिन ही उठाना है, सबसे पहले ना डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप तैयारी छोड़ो, तैयारी वैयारी आप जान दो एक तरफ करो, पहले तो आप डिसिप्लिन हो जाओ। डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि थोड़े डिसिप्लिन में आती है। डिसिप्लिन का सबसे पहला पार्ट है कंसिस्टेंसी। अब देखिए शब्दों से ही सब कुछ यहाँ पर है, तो मैं शब्द वो इस तरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर इन शब्दों को थोड़ी देर के लिए अगर मैं हटा दूँ तो बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप वाकई अपनी लाइफ को थोड़ा भी बदलना चाहते हो, लगता है कि अभी जो अपन ने 2024 में जो साल जी लिया है ना, अगर उसको आप झांक पा रहे हो और वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो देखिए कैसे बदलना मैं बता रहा हूँ। अचानक कुछ मत बदलिए। और क्या है ना, जो चेंजेस होते हैं ना उसको धीरे धीरे लाने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक हिंट से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो है वो आलसी है, वो दौड़ना वोड़ना नहीं चाहता है, वो चलना भी नहीं चाहता है, कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ करके। लेकिन 2025 में उसको लगता है कि मैं अपनी बॉडी मेंटेन कर लूँ, कुछ बढ़िया चलूँ फिरूँ, दुनियादारी सब चीज़ें अगर वो करना चाहता है, तो अब देखिए, अगर सोचिए, अब मैं 2 आदमी आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान से देखिए एग्ज़ाम्पल, फिर अपन ये शुरू कर देंगे कि 2025 है, कुछ अच्छी बातें ही बता दूँ मैं आपको। तो देखिए क्या होगा, एक आदमी है जिसने सोच लिया था कि 1 जनवरी से ही शुरू करना है। तो जैसे ही 31 दिसंबर 2024 के 12 बजे, मतलब 1 जनवरी शुरू हो गई, बंदे ने अपना टाइम टेबल शुरू कर दिया। अब वो लगा है 10 दिन, आप देखोगे वो ऊब जाएगा, वो थक जाएगा। थोड़े दिन में अपने ही टाइम टेबल से नफ़रत हो जाएगी, वो एक तरफ कर देगा। नहीं, ये गलत चेंज है। अब दूसरे आदमी को पकड़िए, चेंज कैसे लाते हैं? उसे जो भी बदलाव चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए 2024 में आप नहीं दौड़ रहे थे डेली, है ना? तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर अब डेली शुरू हो जाएँगे, नहीं, आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। आप रोज़ मत दौड़ो। मान लो अगर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, कोई दौड़ना शुरू करना चाहे तो, अगर रोज़ दौड़ने जाओगे तो ऊब जाओगे। इतनी ठंड है, हो सकता है कभी-कभी तो रज़ाई से निकलने का मन ही ना करे, घुसे रह जाना चाहो आप, है ना? जबरन भी पड़े रहना चाहता है आदमी, ठीक है? और ये तो ख़ैर सभी के साथ होता है ना? वो तो मेरे साथ भी हो जाता है। पर मैं आपको चेंज बता रहा हूँ कैसे करते हैं। क्या करना होता है, डेली डेली का मत बांधिए। अगर शुरू कर रहे हैं तो आप हर तीसरे दिन दौड़िए। समझ गए ना, हर तीसरे दिन। इससे क्या होगा, 2 दिन का वो जो रेस्ट है ना आपको जो मिल गया है ना। देखिए आप जैसे दौड़ लिए, आज दौड़ लिया, अब 2 दिन आप शांत रहो, क्योंकि आपको भी बदलाव लाना है। आप ये नहीं चाहते हो कि आप दौड़ने से ऊब जाओ। इसीलिए बेहतर है कि आप उसे कुछ 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का गैप दे करके फिर जाओ आप। समझ गए। मान लो कि आपका हो सकता है 2 दिन बाद दौड़ने का मूड ना हो, तो आप चल करके चले आओ। समझ गए? कुछ भी करके आपको हर 2 दिन के बाद उसे जाना है। डेली क्यों नहीं करना है? डेली करोगे आप इसमें ऊब जाओगे, ये काम नहीं करने वाले हो आप। समझ गए? तो हर 2 दिन के बाद, अगर आप ये शुरुआत वालों के लिए है, जैसे धीरे-धीरे आपको लगे कि यार मेरा ये हो गया है, तो फिर 2 दिन का जो गैप आप या 3 दिन का जो भी गैप लेकर के चल रहे थे, उसको 2 दिन का बना लो अगले महीने। फिर लगे तो करना है, नहीं लगे तो वही बने रहने देना। कहने का मतलब ये है कि जो आज आपने ठाना,
है ना, वो तो बने ही रहना चाहिए। भले आप इससे कम करते हैं या नहीं करते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन जितना था उतना तो मत छोड़िएगा। 3 दिन के बाद अगर आप दौड़ने जा रहे हैं तो आप दौड़ने जाइए। ऐसे ही अगर कोई अपने, और ऐसे ये होता है डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन आती है कंसिस्टेंसी से। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उस चीज को रेगुलर हम करते रहे। जो लोग रेगुलर करते हैं ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, इसी तो डिसिप्लिन कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन में आ गए अपन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ, है ना, जो बोला वही किया, उसे डिसिप्लिन कह देते हैं। और यही आप अपनी पढ़ाई में ला सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा था तो 2024 में पढ़ने नहीं बैठ पा रहे, बाइक उठा रहे लड़के चले जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, सब कर रहे, रील ज्यादा देख रहे हो, आप सोते समय आप रील देख रहे हो, तो आप क्या करो, आप भी वही काम करो, है ना। जैसे आज आप रील मत देखो सोते समय, ठीक है, कल देखना, परसों देखना, फिर नरसों मत देखना। समझ गया ना, ऐसे। तो उसको रेगुलर बेसिस पर आप सोचोगे आप रोज रात को उसे छोड़ दोगे, ये बड़ा नामुमकिन सा है। कुछ दिन में फिर वो वापस अपने आप हाथ में आ ही जाना है, ठीक है ना। आपको और इसके लिए बाकायदा अलार्म लगाइए अपने लिए कि आज वो दिन है ना, कैलेंडर में गोला लगाइए। इस तरह से आप कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। देखिए, मैंने वो बदलाव लाने की बात करी है जो बहुत बेसिक है, जो प्रैक्टिकल है ना। क्या डेली में अगर आपको बोल दूं 21 दिन तक आप करो लगातार, 21 दिन वाला रूल चलता है जो 21 दिन तक कर दे लगातार, ये वो मैंने देखा 21 दिन बाद भी अगर वो मतलब 21 दिन के बाद भी आपकी आदत छूट सकती है। तो ऐसा कोई फुल एंड फाइनल नियम नहीं है कि आपने 21 दिन तक किया है तो आप 22वें दिन भी अब आप दौड़ने जा ही रहे हो, ठीक है। इससे बेहतर है कि बंदा हर तीसरे दिन में चला जाए, उसकी फिटनेस अपने आप मेंटेन रहेगी। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन दौड़िए आप। तो हफ्ते में 3 दिन है तो मैं 2-2 दिन छोड़ करके जा सकता हूँ, एक दिन छोड़ करके जा सकता हूँ। नहीं समझे? तो वो डिपेंड करता है कि अपनी क्षमता के हिसाब से कितना। बस बात ये है कि वो शुरू तो हो जाए। और सच बता रहा हूँ, आपने अगर शुरू भी कर दे, जो पढ़ते नहीं थे वो पढ़ने का नियम बना ले, जो 4 बजे नहीं उठते तो 4 बजे उठने का नियम बना ले, ठीक है ना। अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग रात में उसे पढ़ने का टाइम बना लो अपने कि 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक हम पढ़ेंगे। डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। मोटिव ये है कि भैया देखो, आपको लगनी है नौकरी। घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने रात में पढ़ाई करी थी कि आपने दिन में पढ़ाई करी थी। आदमी देखता नौकरी लग गई क्या इसकी, तो बात खत्म हो गई। नौकरी लगने वाला फिर जो बोल देता है ना, वही रामबाण इलाज हो जाता है। वही सबके लिए, क्यों, जितने भी आईएएस आईपीएस सिलेक्ट हो रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू देख करके क्या खुशी मिलती है आपको? कुछ नहीं, फिर भी सुन रहे हो ना उनको, अच्छा लगता है। और लगता है, फिर लगता है ये लिख लो यार, ये जो इसमें बोला, अच्छा इस समय उड़ते हैं, अच्छा ये नोट से पढ़ते हैं, वो नोट से पढ़ते हैं। और मालूम चला कि एक आईएएस ने इस नोट्स की बात करी कि मैंने इस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, एक ने बोला मैंने इस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, एक ने बोला मैं कोचिंग ही नहीं गया था, एक ने बोला भैया मैंने पहली बार दिया, एक ने बोला मैंने 10वीं बार दिया है और मैंने ये सीखा है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मतलब सोचो, एक जिसने गलतियों से सीखा, मतलब इतनी बार आईएएस का एग्जाम दिया उसने और अब वो क्रैक कर गया, और एक जिसने कभी गलती नहीं करी, वो पहली बार में ही क्रैक कर गया। तो क्या करोगे? भांति भांति के लोग हैं, है ना, सबके अपने, वो जो बोलते हैं ना, उन्होंने वो अपनी जर्नी बता रहे होते हैं। आप उनकी जर्नी अपने में छाप लेना चाहते हो, गलत है। देखो वहां पे हर तरह के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, है ना। मैं इतने बड़े एग्जाम का नाम इसीलिए ले रहा हूँ, देखिए मैं नहीं कह रहा कि ये कोई भगवान है, पहली बात तो आप इसको अच्छे से सुन लें। वो एक काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो भी सरकार के एम्प्लॉय हैं, वो सरकार का काम करते हैं। ये तो रील्स हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वो दुनिया जिन्होंने उन्हें भगवान का रूप दे दिया है। समझ गए? वो एक बड़ा पद हो सकता है ना, वो लेकिन काम ही है, वो मैनेजर की तरह है जो बाकी के नीचे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी उठाते हैं और घर चले जाते हैं। आपको कुछ दे रहे हैं क्या? कुछ आपको अपनी सैलरी से काट के देते हैं कि 10,000 ले लीजिए, आपने मुझे देखा, मुझे सुना, ये लीजिए 10,000 ये ले लीजिए आप, है ना? कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो जो सेवा दे रहे हैं ना, उसके बदले में सरकार उन्हें पे करती है, और वो लमसम अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ना। 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख की सैलरी हो रही है उनकी, पेंशन उतनी ज्यादा होती है, उनके कई सारे क्लब्स चलते हैं, स्पोर्ट्स में इतनी छूट, मेडिकल में छूट, हर तरह की छूट, 10-10 गाड़ियां लगी, घर में 4-4 नौकर लगे हुए हैं, और बदले में क्या, सिर्फ सेवा करना, वो भी साइन करनी है। कोई क्राइम हो गया उसके लिए बस सोचना समझना है, ये करना है वो करना है। समझ गए ना? तो उन्हें भगवान का दर्जा मत दीजिए, सरकार उन्हें इतना ज्यादा देती है कि आप पूछिए मत। समझ गए? तो उसके लिए लोग वहां पहुंचते हैं, है ना। और फिर बाकी आप इनके इंटरव्यू सुनते हैं, फिर ये लोग गायब हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, है ना। हीरो हीरो नहीं बनना होता है, कोई हीरो हीरो नहीं होता है, सब काम कर रहे हैं अपना। आप बहुत अच्छे से सुनिए मेरी बात। हीरो बनने के लिए तो याद है वो एम्बुलेंस वाला जो बच्ची को छोड़ने भी चला गया था, तो इतना ट्रैफिक होने के बाद तो हीरो तो वो भी बन गया। तो हीरो से मतलब नहीं है, फेम वेम कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिन बहुत अच्छा लगता है, कोई पूछता है कहीं पर सिलेक्ट होने के बाद, उसके बाद कोई नहीं पूछता ऐसा, है ना। आप भी खुद किसी को नहीं पूछोगे जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप अपना कमाने लगोगे, बढ़िया शुरू हो जाओगे इधर उधर। भूलना मत अतुल सुभाष, है ना, 80 लाख का बंदा था वो, 80 लाख सालाना पैकेज है उस आदमी का, क्या हुआ, सुसाइड कर लिया उसने। 2024 की तो बात है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए
ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए, कोई एग्जाम की बढ़िया तैयारी करिए, है ना। और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी आ जाएगी यानी रेगुलरिटी आ जाएगी, है ना। वो कैसे लाते हैं मैंने आपको बता दिया है, रोज रोज उसे करने की जरूरत नहीं है। कोई पर्टिकुलर नियम मत सुनिए कि भैया 21 दिन तक मैं करता हूँ, 21 दिन का फॉर्मूला, फिर 90 दिन में लाइफस्टाइल बन जाती है वो वाला फॉर्मूला। ये फलाना ढिमकाने के चक्कर में आप ना पड़े, आप अपने आप को जानिए, है ना। ये देखिए कि यार मेरा काम कब हो जाता है, मैं कितना चीजें कर दूं कि मेरा काम बन जाता है, इतना देखिए और बस आगे बढ़ जाइए। समझ गए, है ना। और बस ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ टाइम बिताइए। आपने देखा ना 2024 निकल गया, कितनी बार कोई बच्चा अपने माता पिता के पास बैठा, है ना। कौन, कितनी बार आप बैठे, कितनी बार अपने भाई बहन से प्यार से बातें कर ली, उनके साथ घूमने फिरने चले गए, है ना। छोटी छोटी उम्र में लोग बाग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना करके उनके साथ घूम रहे हैं, बजाय इसके कि अपने माता पिता जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास बैठ करके दुनिया जहान की बातें करें। अब वो जमाना रहा ही नहीं जब छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से क्वेश्चनिंग करें, है ना, कि भाई पूछें, जाने, उनके साथ प्लेफुल हो, समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं, कुछ नहीं है अभी। और बड़े हो जाने के बाद आपको और लगता है कि भाई इन माता पिता से जान छूटे कहीं निकल जाते हैं अपन। समझ गया ना, ये ऐसी बात, जबकि वो आपके फ्यूचर के लिए आपको बोल रहे होते हैं, लेकिन वो कटाक्ष की तरह लगने लगता है थोड़े समय के बाद, है ना। खैर, ये तो घर घर की कहानी मैंने आपसे कही, है ना। मोटा तौर पे मैं यही कह रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है, जब लगेगी तब लगेगी, वो, है ना। आपको तैयार रहना है, वही मैं समझा रहा था कि अपॉर्चुनिटी बता करके नहीं आएगी, वो अचानक आएगी। जैसे ये देखो, ये सामने आ गई सीबीएसई की 2 पोस्ट मैंने आपको बता दी कि एक सुपरिटेंडेंट है, एक जूनियर असिस्टेंट है। सुपरिटेंडेंट की भैया कितनी पोस्ट है, 142 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की टोटल 70 है। इनको मिला दोगे तो आपको देखोगे कि ये 212 हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये 212 टोटल पोस्ट हो जाएंगी, इन्हीं के बारे में अभी आपको बताने वाला था मैं, ना, टोटल वैकेंसी। ठीक है, अब देखो जरा, अब सुपरिटेंडेंट के लिए कहा जाता है कि सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, है ना। मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन, इन्होंने बोल दिया है ग्रेजुएशन होना चाहिए बंदे का, और वो इसे भर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया सिर्फ 12th पास होना चाहिए, है ना, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, वो टाइपिंग। अब ये देखो, अगर आपने अपने बच्चों को, या तुम खुद ही अगर बच्चे मुझे सुन रहे हो, तो तुमको खुद को भी कोई दुकान बंद तो नहीं है ना। 500 का पिज्जा खाते हो, 500 रुपये कहीं दे दोगे, टाइपिंग सिखा देता वो तुमको महीने भर में। तुम गए खुद भी, तुम खुद नहीं गए। तो जो बच्चे सीधे, मैं तो कहता हूँ हर माता पिता से, जब तक बच्चे का कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको टाइपिंग क्लास भी भेज दीजिए। कंप्यूटर और लैपटॉप तो आप दे ही देते हैं उनको घर में खेलने के लिए, तो क्यों ना लैपटॉप दिया जाए कुछ ऐसे तरीके से कि वो कुछ उससे निकाल सके, कुछ उससे सीख सके, है ना। और लैपटॉप अगर छोटे बच्चों को, या आजकल जो 10th वाले बच्चे इनको मिल जाए, या किसी भी 12th वाले को मिल जाए, आजकल तो बहुत सारे, है ना, गलत गलत वेबसाइट में घुसना, इधर उधर जाना, इससे बेहतर है उसे कुछ काम दे दें, उसके पास बैठ जाए, उसे टास्क दें, चल आज देखो कितने स्पीड में करके दिखाएगा। नहीं समझे, उसे क्रिएटिव बनाइए, उसे बताइए कि यार जो तुम कर रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी दिमाग लगेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। डी डी गुकेश को देखिए आप जरा, 18 साल के हैं और ग्रैंड मास्टर बन गए चेस के, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है ना। अच्छे अच्छे खां को हरा दिया यार उस लड़के ने। तो वो कैसे माता पिता रहे होंगे, आप जरा सोचो। वो माता पिता ऐसे थे जिन्होंने बच्चे को, मतलब उसको टाइम दिया है, उसके साथ रहे हैं वो, है ना। ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं कि आपको टीवी देखना है तो आप बच्चे को लैपटॉप इसलिए दिया आपने क्योंकि, या मोबाइल इसलिए दिया क्योंकि आपको कोई चीज देखनी थी, तो वो गलत जा रहा है मैसेज। आपने बच्चे को सिखा दिया है, ये बात माइंडली समझा दिया है कि पापा इधर देख रहे हैं, मम्मी इधर देख रही है, अब मुझे मोबाइल इसलिए दिया गया है ताकि, क्योंकि ये इधर देखना चाहते हैं, मतलब मुझे अवॉइड करना चाहते हैं। तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है। नहीं समझे, जो बोओगे वही काटोगे वाली बात है पूरी की पूरी, है ना। पूरा अटेंशन दे दीजिए, छोड़ दीजिए ना मूवीज, क्या करेंगे, आपने ही तो पैदा किया ना, पैदा किया तो पूरा ध्यान लगाइए वहां पर। खैर दोस्तों, काफी सारी बातें हुई, अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी ये फिर से आई है भैया। आज है 1 जनवरी 2025, है ना। सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। भले इंग्लिश वाला है तो क्या हो गया, है ना, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी जब आएगा तब की तब बात कहेंगे। पर अभी तक तो हम बचपन से यही मना रहे थे, तो हम इसी पर ज्यादा रहेंगे। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 2 पोस्ट के बारे में मैंने आपसे बात कर दी है। मैक्सिमम एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। देखिए मिनिमम जो है दोनों के लिए, जो मिनिमम एज है ना, मिनिमम एज है वो 18 साल है, 18 ईयर्स है, ठीक। मैक्सिमम अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम क्या है, सुपरिटेंडेंट के लिए 30, है ना, 30 साल है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27। लेकिन यहाँ जो एज लिखी होती है ना, ये लिखी होती है जनरल के हिसाब से। किसके हिसाब से, जनरल के हिसाब से। मतलब ये वाली जितनी भी आप देख रहे हैं ये जनरल के लिए हो गई,
है ना, ओबीसी के लिए हो गई, और ये ओबीसी में भी कौन से, क्रीमी लेयर वाले, है ना, और एक अपने ईडब्ल्यूएस के लिए हो गई, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है हमारा, उनके लिए ये जो लिखा है ना, ये उन्हीं के लिए है। अब अगर आप यहीं पर देखोगे कि एससी और एसटी के लिए क्या है, तो उनके लिए ना आप मैक्सिमम जो एज है ना, मैक्सिमम एज ऑफ जनरल कैटेगरी वाला है, उसमें आप +5 कर दो, ठीक है ना। आप यहीं पर देखोगे अगर कि ओबीसी एनसीएल के लिए क्या है, तो आप वही जो जनरल की मैक्सिमम एज है उसमें आप +3 कर दो, समझ गए। और यही आप अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, ठीक है ना, तो फिर इसमें भी आते हैं अलग अलग कैटेगरी कि कोई अगर जनरल का है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी, कोई अगर एससी एसटी का है तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी, कोई ओबीसी एनसीएल का है ना, दिव्यांगजन हमारे भाई बहन, तो उनको 13 साल की छूट मिलेगी। ऐसा होता है। महिलाओं को भी छूट मिल रही है इसमें, ठीक है ना, कितने साल की मिल रही है, 10 साल की शायद छूट मिल रही है इनको, समझ गए, है ना। ऐसी एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है। देखिए एक्स सर्विसमैन कौन होता है, मैं आपको एक बात समझा दूं, एक्स सर्विसमैन में वो लोग आते हैं जो लोग की रेगुलर सिलेक्ट हुए हो इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में, है ना, उन्हें, ठीक है, तो है ना, ये लोग वो होते हैं जो रेगुलर सिलेक्ट हुए रहते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, समझ गए आप। एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन इनकी मिनिमम सर्विस कितनी होती है, 15 साल। कितनी, मिनिमम, इसे ही कहते हैं ना, मतलब 15 साल तो मिनिमम आपने सर्व किया ही हो, तभी आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से इसे भर सकते हैं। अब 15 साल में हो सकता है आपने खुद ने रिटायरमेंट ले लिया हो, 15 साल मिनिमम होना ही होना चाहिए, है ना, आपने खुद रिटायरमेंट लिया हो, आपको रिटायरमेंट कर दिया गया हो, कुछ गलती हो गई हो, मिसकंडक्ट हुआ हो, दुनियादारी, फला फला बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं उसमें। और ये भी बात कही कि अगर आपने एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं ऑलरेडी जॉब ले ली थी, है ना, तो फिर आप दोबारा उस कोटे का इस्तेमाल जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं। ये भी इसका मतलब होता है। आप समझ गए होंगे एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है। खैर जो भी है, अगर आपको इस कोटे से इसे भरना है ना, ये देखो एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट है हमारे पास किसमें, जूनियर असिस्टेंट में, वो 7 पोस्ट है टोटल। तो इसके लिए आपको अपने सारे सर्टिफिकेट कब आप लगे थे, है ना, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका, जो भी है सब दुनियादारी के सारे सर्टिफिकेट इसमें आपको लगाने पड़ेंगे। दिव्यांगजनों को, जो हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पहले तो इन्हें ध्यान रखना कि 40% की मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। 40% से कम डिसेबिलिटी इसमें नहीं आती। ये आपके सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके क्षेत्र के ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो अगर अभी तक किसी ने सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो बनवा लें, वरना 2023-24 वाला फॉर्मेट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, आपके सर्टिफिकेट का, है ना, उससे आप इससे काम को चला सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो कितनी आपको मिलेंगी, सुपरिटेंडेंट की 6 पोस्ट मिल जाएंगी, और आपको जूनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी आप ये देखो कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, जैसे कि जनरल के लिए इतना इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, ओबीसी एनसीएल के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, एससी के लिए इतना, दोनों में यहाँ पर आपको सारी चीजें मालूम चल जाने वाली हैं। कितना क्लियर है ना। इसके लिए मैंने ये बता दी, सुपरिटेंडेंट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12th आपका हुआ होना चाहिए। मिनिमम एज आपको यहाँ पर ये पता ही है, ठीक है। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025, ठीक है। डेट भी अभी मैं सब दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। और क्या है खास, अच्छा अब इसके बाद बचता है कि भाई सिलेबस और सर पेपर कैसा क्या होगा। तो देखिए जो सुपरिटेंडेंट है इसमें तो ऐसा है कि आपको एक टायर 1 एग्जाम देना है, उसको जब क्वालिफाई कर लेंगे तो टायर 2 देंगे। और टायर 2 में ऐसा है कि 2 चीज़ें होंगी। टायर 2 में आपका एक ऑब्जेक्टिव का पेपर भी होगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखन वाला, है ना। टायर 1 पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, टायर 2 में दोनों चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, लिखना भी है आपको, क्लियर है ना। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट तो दोनों का ही हो रहा है, आप देख रहे हो। जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ ऐसा होगा कि आपको सिर्फ टायर 1 देना है, टायर 2 नहीं देना है। टायर 1 पास कर लेंगे तो आपको सीधे स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, समझ गए। स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट मतलब ये टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, है ना। टाइपिंग टेस्ट ऐसा है, देखिए मैं बता दूं कि इन्होंने बोला है या तो आप इंग्लिश में महान हो या तो आप हिंदी में, दोनों में नहीं होने चाहिए, है ना, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग इन्होंने मांग ली है 35 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से आप टाइप कर सकते हो ऑन कंप्यूटर। और हिंदी में इन्होंने कहा है कि 30 वर्ड्स पर मिनट से, और ये दोनों पोस्ट के लिए है ना, चाहे आप कोई भी पोस्ट के लिए इसे भर लें, ये दोनों के लिए मान्य है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, है ना। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो स्किल टेस्ट दोनों में है, टायर 1 टायर 2 सिर्फ सुपरिटेंडेंट एग्जाम में होगा, और जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ टायर 1 एग्जाम से काम चल जाएगा। और टायर 1 दोनों में ही ऑब्जेक्टिव का है ना। देखिए टायर 1 में क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे 3-3 मार्क्स के रहेंगे, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, और गलत अगर हो गया तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 मार्क की है, ठीक है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है।
ओके, अब बस इसको आपको देखना है, सिलेबस आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे क्या काम करना है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। और ये इनके सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहाँ पोस्ट किए जाएंगे, तो वो अपने रीजनल ऑफिस में करेंगे। रीजनल ऑफिस आप अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, है ना, दुबई भी है साहब, माइंड करिए इस बात को, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, है ना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और ये रायबरेली, ऐसा करते हुए, ठीक है। चलिए भाई, और देखिए मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप ना एक ये दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सोचो कोई अगर सुपरिटेंडेंट भरना चाहता है तो वो इसके लिए भी भर सकता है, तो इसके लिए फीस अलग से देनी पड़ेगी। फीस की मैंने अभी तक बात नहीं करी है ना। तो देखिए फीस जो है वो सिर्फ देनी है जनरल को, है ना, यानी कि अनरिजर्व्ड को, और EWS को और OBC को, है ना, इनको देनी है 800 रुपये, ठीक है ना, इनके लिए 800 रुपये है। और बाकी सबके लिए निल है ना। रेस्ट कैटेगरी के लिए नो फीस, ठीक है ना। उसमें महिलाएं भी आती हैं, SC ST सब आ जाएंगे उसमें ना, PWBD और एक्स सर्विसमैन सब आ जाते हैं, इनको कोई फीस नहीं देनी है, समझ गए आप। और अगर आप 2 बार फॉर्म भरते हैं, मतलब क्योंकि देखिए एक एप्लीकेशन में दोनों पोस्ट नहीं भरना है, और एक ही पोस्ट के लिए कई बार एप्लीकेशन नहीं भरना है, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन भरना है एक पोस्ट के लिए। अब आप चाहते हो कि आप दूसरे पोस्ट के लिए भरना चाहते हो तो फिर से दूसरा एप्लीकेशन लीजिए, और जनरल, EWS, OBC वालों को दोनों बार अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म का प्रिंट निकाल लें, उसमें जब फीस जमा करेंगे तो फीस से ई रिसिप्ट जनरेट होगी, ई रिसिप्ट का भी जो है प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है, ये सब काम आएगा बाद में, ठीक है ना। और अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी लोग हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, ये रही वो डेट, आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और ये अब यहाँ से बढ़ जाइए आगे। फिर ये कौन होता है एक्स सर्विसमैन, वो मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको मैंने अभी हल्के में बता दिया है ना, लेकिन 15 और ये वो दुनियादारी बहुत सारी बातें, और ये सब यही कहा जा रहा है। ये देखो एक्स सर्विसमैन ये सब लिखा हुआ है ना। महिलाओं को 10 साल, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी नहीं, मतलब जो पहले से ही CBSE में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई वही नहीं है। और ये लिखा हुआ है कि कितने क्या होना चाहिए, है ना। ये सब आप समझ चुके हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, सुपरिटेंडेंट के लिए 2 एग्जाम होंगे, टायर 1 टायर 2, और टायर 1 में ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। टायर 1 सिर्फ MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, प्री का पेपर, आपके स्पीड वगैरह सब मालूम है आपको, यहाँ पर भी आपको मालूम, यहाँ तो कोई जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ एक ही पेपर होना है। अच्छा, जो आपका स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, दोनों में, है ना, दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। फीस वगैरह भी मैंने आपको बता दी है। स्किल टेस्ट ये रहा भैया। टायर 1 एग्जाम देखिए, अभी मैं बात करूंगा सबसे पहले सुपरिटेंडेंट की, है ना। तो देखिए उसमें टायर 1 में कैसा कैसा आएगा। तो टायर 1 को उन्होंने कई पार्ट में डिवाइड किया, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, और पार्ट 4 और ये पार्ट 5, 5 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको जो टाइम मिलेगा टायर 1 के लिए वो 3 घंटे हैं, ठीक है। और हर पार्ट का यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर उनके पार्ट के क्वेश्चन, जैसे कि करंट अफेयर से या जनरल अवेयरनेस से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हुआ, 3 मार्क्स का हो गया, है ना। ऐसे ही सब में ही है, पूरे टायर 1 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। फिर पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी है कि यहाँ देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ये उनके मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन है, ये उनके मार्क्स हैं। फिर पार्ट 3 में अरिथमेटिक है। आप ये कंटेंट आराम से पढ़ लेना, PDF में आपको दे दूंगा कि क्या एल्जेब्रा वगैरह, ये देख लो। जनरल हिंदी भी है, जनरल इंग्लिश भी है, और दोनों 15-15 नंबर की है ना। तो ये सेक्शन 30 नंबर का हो जाएगा। पार्ट 4 में दोनों एक साथ रहेंगे, है ना, 90 नंबर का। और पार्ट 5 में कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेंगे आपसे, सॉफ्टवेयर वर्किंग, इंटरनेट, बेसिक नॉलेज दुनियादारी के 30 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से आप देखोगे टायर 1 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है ना, और 450 मार्क्स का है ना। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, और निगेटिव मार्किंग है, मैंने बता दिया आपको, निगेटिव मार्किंग 1 मार्क कटेगा गलत होने पर, ज्यादा कट रहा है भैया, इसलिए आराम से। अब टायर 2 की बात करो, अब जो लोग इसको टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे वही जाएंगे टायर 2 में। टायर 2 में ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा। अब इनने कैसे टेबल बनाया, ये भी 3 घंटे का है टायर 2 भी। इसमें आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लिखा है। तो ये जो करंट अफेयर है ना, इसी के 10 ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, और इसी के 4 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में, मतलब इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको लिख करके दिखाने होंगे, और इसमें आपको टिक करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख के, यहाँ टिक करके। तो टिक करने वाले में अगेन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए। लेकिन लिखने वाले में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ना, इंटू 5 करिए, तो आप देखोगे ये 20 मार्क्स का है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। तो हर टॉपिक का है। इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे 4 ऑब्जेक्टिव 4 डिस्क्रिप्टिव। इंडियन इकोनॉमी में 4 ऑब्जेक्टिव 4 डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। यहाँ इंडियन ज्योग्राफी में 4 ऑब्जेक्टिव 4 डिस्क्रिप्टिव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 4 4, है ना, ध्यान से देखेंगे। और ये डायनामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब एड जिसे कहते हैं अपन,
है ना। ये 8 ऑब्जेक्टिव है, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पॉलिटी वगैरह से गवर्नेंस से 8 ऑब्जेक्टिव है, 4 डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 8 ऑब्जेक्टिव और 2 डिस्क्रिप्टिव। तो टोटल आप देखोगे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के और 30 क्वेश्चन हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के, ठीक है ना। तो 50 इंटू 3 करोगे तो ये मिल जाएगा और 30 इंटू 5 करोगे तो ये मिल जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। इसमें भी सेम है ना। तो ये भी आपको क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी, ठीक है। फिर इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ टायर 1 होता है, तो ये रहा वही पार्ट 5 जितने ऊपर पढ़े ना आपने, वही सारे के सारे इसमें भी दिए हुए हैं। लेकिन पार्ट 5 में ध्यान देना, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो इसके कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स है। ऑब्जेक्ट टायर 1 जो है यहाँ पर वो 2 घंटे का होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, बस इतना ही काम है उनका, ठीक है ना। यहाँ और हिंदी इंग्लिश में पेपर अवेलेबल रहेगा। और ये देखो टायर 1 मतलब दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए चाहे सुपरिटेंडेंट हो जूनियर असिस्टेंट हो, दोनों के लिए जो टायर 1 है वो सेकेंडरी लेवल का होना है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। और टायर 2 जूनियर असिस्टेंट के लिए है ही नहीं, और सुपरिटेंडेंट के लिए है तो वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर कुछ बातें ये सब लिखी हैं कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड, लेकिन ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है कि मैं मतलब आप इनको, ये मतलब कट ऑफ से रिलेटेड है कि कितना कितना क्या रहेगा। पर सच मानिए ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, जिसमें मैं डिस्कस क्या होना, कट ऑफ वाली बात करने वाले बच्चे ना कट ऑफ में ही रह जाते हैं, समझ गए। और जिनको थोड़ा सा ऊपर उठना है ना वो अलग जाते हैं मामला। थोड़ी चाय पी लो यार, बोलते बोलते थक गया मैं। ठीक है दोस्तों, ये इतने सारे सेंटर हैं टायर 1 के लिए, और टायर 2 के लिए तो वो लोग बताएंगे आपको। ये मार्किंग स्कीम है और इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, ये सब कुछ मतलब नहीं है, ये सब लिखा रहता है, जेल वेल भेज देंगे अगर आपने बदतमीजी करी तो, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो, ठीक है ना। एक ही पोस्ट बनना। और ये दोस्तों यहाँ पर ये फिर आगे प्रोफार्मा वगैरह, ठीक है ना। तो ये काम वो फिर आप पीडीएफ वगैरह देखते रहना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, है ना। आज के दिन से कुछ बढ़िया अपने अपने रूप को बदलिए, है ना। प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। दिमाग के सोचने के तरीके को उठाइए, ठीक है ना। याद करिए कि पिछला कैसे बीत गया, क्या ये भी वैसा ही बीत जाए, नहीं, थोड़ा सा अगर बदलाव नहीं करोगे तो वैसे का वैसे ही बीत जाएगा। थोड़ा चेंज कर दोगे थोड़ा अलग बीत जाएगा, थोड़ा सा अलग बिताइए, मजा आ जाएगा आपको भी, है ना। देखिए जर्नी शुरू हो रही है, अब हम मिलेंगे रोज, है ना। 2025 में आप टेंशन मत लो, वैकेंसीज ला दूंगा, है ना। बिल्कुल फटफटा के वैकेंसीज आएंगी, लेकिन आप तो तैयार हो। चलो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, है ना। फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, है ना। जिनके बच्चे हैं उनको, भाई बहन हो तो उनको, दादा दादी नाना नानी, अरे भैया पापा पापी फूफा फूफी सबको। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।